अभी तुम्हें नहाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अभी साड़ी उतारने की ज़रूरत है। मिसेज़ मेहरा, तुम्हारे मेहरा साहब का मन अभी भरा नहीं है और जब तक मेरा दिल नहीं भरेगा, तुम यहाँ से उठोगी नहीं। उसकी आवाज़ में हक़ और एक अजीब-सा जुनून भरा था, जो नेहा के भीतर एक ठंडक पैदा कर रहा था। आरव मेहरा फिर उसकी गर्दन पर झुका और अपनी भावनाएं जताना शुरू कर दिया। उसके शब्दों की गर्मी और सांसों की तेजी नेहा को याद दिला रही थी कि वह पूरी तरह से फंस चुकी है। प्लीज आप कंट्रोल क्यों नहीं करते? मेरी थोड़ी तो इज्जत रहने दें। विदाई के बिना आप पूरी रात मुझसे अपना हक वसूल करते रहे। अब तो मुझे छोड़ दें। टाइम देखिए, सुबह हो रही है। अगर किसी ने दरवाजा खटखटा दिया तो सब घर वालों के सामने मैं क्या जवाब दूंगी? नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने उसकी इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज किया। उसने नेहा की ठोड़ी को धीरे से ऊपर उठाया, उसकी भीगी आंखों में देखा। इसमें गलती तो तुम्हारी इस हुस्न की भी है, जिसे देखकर मैं पागल हो जाता हूं, उसने बेपरवाह से कहा। तुम्हारे चेहरे की यह मासूमियत और आंखों की यह डरपोक अदा, ये मुझे उकसाती है। मैंने साफ साफ कहा था तुम्हारे बाप से कि वह शांति से विदाई कर दे, मगर तुम्हारे बाप को शांति रास नहीं आई। उन्हें शायद झगड़ा पसंद था। उन्होंने मुझे आरव मेहरा को इनकार किया था। मुझे कौन रोक सकता है नेहा? तुम घर में क्या सफाई देती हो और क्या नहीं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। आरव अपने जज्बातों को दबाना नहीं जानता। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी। तुम्हारे वजूद पर सिर्फ आरव का हक है और यह हक मैंने कल रात ही हासिल कर लिया है। ये कहते हुए वह बेकाबू सा होकर नेहा की सिसकियां अपने शब्दों से दबा गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, बदला। नेहा ने उसे रोकना चाहा, उसके सीने पर अपने कमजोर हाथ रखे, लेकिन आरव ने उसके हाथों की उंगलियों को अपनी उंगलियों में जकड़कर उसे बिल्कुल बेबस कर दिया और अपनी मनमानी शुरू कर दी। वह पूरी तरह निढाल हो चुकी थी, लेकिन आरव के जुनून में कोई कमी नहीं आई थी। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी, सिर्फ सांसों और सिसकियों की आवाज थी। पता नहीं वह किस बात का बदला ले रहा था, पर उसकी यह शिद्दत डरावनी थी। पूरी रात उसने 3 बार उससे हक वसूल किया था। वह खुद भी पसीने से तर हो चुका था। सांस फूलने लगी थी और रो रो कर नेहा के आंसू खत्म हो चुके थे। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। उसका वजूद अब दर्द के अलावा कुछ महसूस नहीं कर रहा था। अब बाहर दिन की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दों को छान कर कमरे में झांकने लगी थी। कमरे में थोड़ा उजाला होने के बाद आरव ने उस नाजुक लड़की को छोड़ा और उसके होठों को आजादी मिली। वह गहरी सांस लेने लगी। आरव झटके से बेड से उठा, शॉल फेंकी, अपनी शर्ट के बटन बंद किए और शांत होकर खिड़की से बाहर झांकने लगा। नेहा फूट फूट कर रोई थी। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। उसे पता था कि अब उसे शारीरिक दर्द से ज्यादा मानसिक दर्द झेलना पड़ेगा। उसे बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा और उसके पास कोई और सफाई नहीं थी। वह अब आरव की बीवी थी, चाहे यह शादी जबरदस्ती ही क्यों ना हुई हो। सुबह हो चुकी थी और भागने का कोई रास्ता नहीं था। बिस्तर पर बिछी चादर को देखकर उसका जी चाहा कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। वह चादर उसे उसकी बर्बादी की कहानी सुना रही थी कि उस पत्थर दिल इंसान ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। उसे वह दिन याद आया जब आरव से वह पहली बार मिली थी, जिसके लिए अब वह सिर्फ आंसू ही बहा सकती थी। वह अपनी दोस्त की मेहंदी फंक्शन में गई थी। उसके सभी दोस्त अपनी अपनी गाड़ियों में आई थी, लेकिन नेहा को उसकी दोस्त लेने आई थी क्योंकि उसके पास कार नहीं थी। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। रिया ने बहुत जोर देकर उसे बुलाया था। हॉल के बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थीं। जैसे ही नेहा आरव की गाड़ी के पास से गुजरी, आरव गाड़ी में ही बैठा, फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने गाड़ी का आधा खुला दरवाजा बंद किया। तभी पास से गुजरती नेहा का दुपट्टा उसकी गाड़ी में फंस गया। जैसे ही नेहा आगे बढ़ी, उसका दुपट्टा खींचा। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया है। उसने गुस्से से पीछे देखा तो उसके नए सूट का सजावटी दुपट्टा गाड़ी में फंस चुका था। वह गुस्से से पलटी। आरव फोन पर बात करने में बिजी था। जब नेहा ने खिड़की खटखटाई, आरव ने खिड़की की तरफ देखा। लड़की खूबसूरत थी, मगर बहुत गुस्से में लग रही थी।
उसने खिड़की का शीशा नीचे किया। जी बताइए। आरव ने फोन बंद नहीं किया था। क्या आपको जरा भी एहसास है कि ये मेरा सूट बिल्कुल नया है और मैंने इसे पूरे 20,000 में खरीदा था? आरव उस लड़की की बात समझ नहीं पाया। वो कहने लगा, तो मैं क्या करूं? नेहा उसके लापरवाह अंदाज को देखकर भड़क गई। वह कहने लगी, अपनी इस खटारा गाड़ी का दरवाजा खोलिए, मेरा दुपट्टा इसके अंदर है। ये सुनकर आरव ने तुरंत दरवाजा खोल दिया, लेकिन नेहा का दुपट्टा फट चुका था। वह ऐसी थी कि बस अभी रो देगी। नेहा का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उसने हैरानी से अपने दुपट्टे को देखा, जिसका खूबसूरत किनारा फट गया था। तुरंत उसकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आरव, जो अभी तक फोन पर किसी से बात कर रहा था, उसकी हालत देखकर थोड़ा सीधा होकर बैठ गया, जैसे पहली बार उसे गौर से देख रहा हो। क्या हुआ? आरव बोहे चढ़ाते हुए पूछा, जैसे उसे कोई खास फर्क ही ना पड़ा हो। नेहा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा और नाराजगी थी। क्या हुआ? वो कठोर लहजे में बोली। मेरा दुपट्टा फट गया और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने आराम से पूछ रहे हो कि क्या हुआ? आरव ने एक नजर उसके दुपट्टे पर डाली, जो सचमुच बुरी तरह से फट चुका था। फिर कंधे उचकाकर लापरवाही से बोला, तो दुपट्टा ही तो है, नया ले लेना। वैसे भी तुम कह रही हो कि 20,000 का था, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी पसंद का एक और नया सूट आ जाएगा। नेहा का मुंह हैरानी से खुल गया। वाह, क्या लॉजिक है! उसने खींच कर कहा। किसी का नुकसान हो जाए और आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, नया ले लो। आप जैसे लोगों के लिए तो शायद यह कुछ नहीं, मगर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आरव ने उसे सर से पैर तक देखा, उसकी आंखों में छिपी कड़वाहट पर गौर किया। वह सच में किसी अमीर परिवार से संबंध नहीं रखती थी, वरना इस बात को यूं दिल पर ना लेती। अच्छा, अब इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। वो गाड़ी से बाहर निकला और दरवाजा बंद करते हुए हाथ जेब में डालकर आराम से खड़ा हो गया। चलो बताओ, इस समस्या का क्या समाधान है? उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह इस नोक-झोंक के मजे ले रहा हो। नेहा ने हैरानी से उसे देखा। समाधान? आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आगे से ख्याल रखिएगा कि किसी का नुकसान ना हो। आरव ने सिर झुकाया, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर बोला, वैसे एक उपाय है। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है तो मैं तुम्हें नया दुपट्टा दिलवा देता हूँ। नेहा ने चिढ़कर कहा, अफसोस नहीं, गुस्सा है और मुझे नहीं चाहिए आपकी दी हुई चीज। ये तो हद है। मदद भी करो तो आप इनकार कर रही हैं। आरव ने आंखें सिकोड़ी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मजबूर करूंगा? नहीं भाई, मैं जबरदस्ती नहीं करता, मगर एक सलाह दूं? नहीं चाहिए। फिर भी दूंगा। आरव ने शरारती अंदाज में कहा, कभी कभार नुकसान बर्दाश्त करना सीखो। हर चीज पर इतनी शिद्दत से प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। नेहा ने दांत पीसे, और आपको किसी के नुकसान पर हमदर्दी रखना सीखना चाहिए। आरव हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, सीख लूंगा, लेकिन इस वक्त तुम्हें किसी तरह से खुश करना जरूरी है। एक मिनट रुको। वह गाड़ी की पिछली सीट की तरफ गया और कुछ ढूंढने लगा। नेहा उसे हैरानी से देखने लगी। अब क्या करने जा रहे हैं? आरव ने एक ब्लैक कलर का दुपट्टा निकाला। ये मेरी बहन ने कुछ दिन पहले मेरे पास रखवा दिया था। उसने कहा था कि मुझे ये किसी जरूरतमंद को देना है। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए ही था। इसे ले लो। उसने दुपट्टा नेहा की तरफ बढ़ाया। नेहा ने हैरानी से पहले उसकी तरफ देखा, फिर उस दुपट्टे को, और फिर ना में सिर हिला दिया। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। शुक्रिया। आरव ने कंधे उचकाए। ठीक है, तो फिर अपना फटा हुआ दुपट्टा संभालो और गुस्से में अंदर चली जाओ। वैसे भी तुम्हारे दोस्त तो इंतजार कर रही होगी। फिर वह अपनी गाड़ी में बैठ गया और आराम से पूछा, लेकिन एक बात बताना, गुस्सा ज्यादा कीमती था या दुपट्टा? नेहा ने तेज नजरों से उसे घूरा और पैर पटकती हुई अंदर चली गई। आरव के होठों पर मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा, इंटरेस्टिंग लड़की लड़की है। इतना कहकर उसने अपने दोस्त को दोबारा फोन मिलाया। हाँ यार, मैं तुम्हारे बताए पते पर आ गया हूँ, लेकिन यहाँ एक ही लाइन में बहुत सारे होल हैं। हमें जाना किसमें है? आरव उसे सारे होल के नाम बता रहा था और तभी एक हॉल में खिलखिलाने की आवाज आई। सामने वह लड़की अपनी बाकी सहेलियों के साथ खड़ी बातें कर रही थी और खूब हंस रही थी। आरव ने हॉल का नाम पढ़ा
उसे उसी हॉल में जाना था। हालांकि बारात अभी तक नहीं आई थी और उसे अपने दोस्त की बारात के साथ ही हॉल के अंदर एंट्री करनी थी। वो काफी दिलचस्पी में नेहा को देख रहा था। वो बहुत खूबसूरत थी और उससे भी बड़ी बात, वो बहुत इंटरेस्टिंग बातें करती थी। वह अभी उसे देख ही रहा था कि एक लड़की ने उससे पूछ लिया, अरे नेहा, ये दुपट्टा कैसे फट गया? नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा, यार, एक पागल की गाड़ी में अटक गया था। एक तो उसने मेरा दुपट्टा फाड़ दिया, ऊपर से कहने लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, नया ले लेना। कमीना कहीं का। नेहा की बात सुनकर आरव वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन नेहा की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। उसी समय दूल्हे और बाकी बारातियों की गाड़ियां हॉल के सामने आकर रुकने लगी। आरव भी जल्दी से अपनी दोस्त की गाड़ी के पास चला गया। अर्जुन गाड़ी से उतरते ही आरव के गले मिला। फिर वह अपने साथ आरव को लिए हॉल के अंदर दाखिल हुआ। सामने ही नेहा फूलों के हार लेकर खड़ी थी ताकि वह बारात में आए लोगों के गले में उन्हें पहना सके। लेकिन जब उसकी नजर आरव पर पड़ी तो उसके माथे पर पल पड़ गए। ये देखते ही आरव उसके पास जाकर खड़ा हो गया और मजाक में कहा, मिस नेहा, मैं भी बारात के साथ ही आया हूं, क्या आप मुझे हार नहीं पहनाएंगी? देखिए, हमारी लड़ाई अपनी जगह है और यह रीति रिवाज अपनी जगह है। नेहा ने गुलाब के फूलों की वह माला उसकी तरफ बढ़ाई और गुस्से में वहां से अंदर चली गई। लेकिन अब आरव की नजरें नेहा पर टिकी थीं। बारात के हॉल में एंट्री करते ही आरव की आंखें अपने आप नेहा को ढूंढने लगीं, जो अपनी सहेलियों के साथ खड़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसकी खिलखिलाती हंसी की आवाजें आरव को बहुत अच्छी लग रही थीं। वह अनजाने में ही उसे और मासूमियत को देखता रहा, पर नेहा सहेलियों के साथ ही बिजी थी। खाने के बाद दूध पिलाने की रस्म शुरू हो गई। आरव भी अर्जुन के साथ बैठ गया। जैसे ही रस्म शुरू हुई, नेहा को पता चला कि आरव दूल्हे का सबसे पक्का दोस्त है, तो उसकी भौहें फिर चढ़ गईं। चलिए, दूल्हे को दूध पिलाने की रस्म पूरी करनी है, किसी ने खुशमिजाज अंदाज में कहा। नेहा ने आरव की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े खड़ा था। ये रस्म कहीं ज्यादा महंगी ना हो जाए। आरव ने शरारत से कहा, इतने अमीर बनते हो, लाखों की गाड़ी में घूमते हो और एक दूध के गिलास के पैसे देने में दिक्कत हो रही है? नेहा ने चुभता हुआ जवाब दिया। वह तुरंत जवाब देने लगा, आप अपनी मांग बताइए मैडम। इस पर नेहा ने बिना देर किए कहा, 1 लाख। ये सुनते ही आरव ने हैरानी से कहा, ओह, इतने सारे पैसे? नेहा ने कॉन्फिडेंस से कहा, जी हाँ, आजकल यही दाम चल रहा है। अर्जुन ने बीच में आकर कहा कि यह रकम काफी ज्यादा है, इसे थोड़ा कम करना चाहिए। जिस पर नेहा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि वह सिर्फ 100 रुपये ही छूट दे सकती है। ये सुनकर आरव जोर जोर से हंसने लगा और मजाक में बोला, मुझे तो लगा था कि तुम्हें सिर्फ चीजों की कीमत ही प्यारी होती है। मैं तो यह सोच रहा था कि कहीं तुम मुझसे इस दूध का हिसाब भी ना मांग लो। उसकी इस बात पर वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंस पड़े। नेहा ने चिढ़कर दूध का गिलास आगे बढ़ाया और कहा, लीजिए, ताकि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े। इससे पहले कि वह कुछ और कहती, आरव ने तेजी से दूध का गिलास पकड़ लिया। आरव ने गिलास पकड़ा, लेकिन वह एक पल के लिए ठहर गया और शरारती नजरों से नेहा को देखने लगा। उसने पूछा, कहीं यह दूध जहर वाला तो नहीं? मुझे तो सच में लगता है कि तुम नहीं चाहती कि मैं जिंदा रहूं। तुम कितनी बेकार की बातें करते हो। ये गिलास दूल्हे भाई के लिए है। नेहा ने आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा। आरव ने जिद करते हुए कहा, मैं खुद पी कर देखूंगा, तभी अपने दोस्त को दूंगा। ये कहकर आरव ने गिलास अपने होठों से लगाया और बहुत धीरे धीरे दूध पीने लगा। जब गिलास आधा खत्म हो गया तो उसने एक अलग अंदाज में रुककर कहा, लो, अब तुम पी लो अर्जुन। जैसे ही अर्जुन ने दूध पिया, आरव झट से नेहा से कहने लगा, अब इसका बिल ₹100 कम होगा। नेहा ने झट से कहा, जैसे उसने पहले से ही तैयारी कर रखी हो। पूरा 1 लाख? आरव ने आंखें बड़ी करके कहा, ये तो सीधा सीधा लोगों को ठगने जैसा है। हाँ, तो ये हमारी रस्म का हिस्सा। नेहा ने लापरवाही से कंधे उचकाए। 1 लाख अर्जुन नहीं दिए, जिसे सारी लड़कियां आपस में खुशी खुशी बांटने लगी।
मगर तभी आरव ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ नोट निकालकर नेहा के हाथ में थमा दिए। ये लो, तुम्हारे दुपट्टे का हिसाब खत्म। उसने आंख मारी और नेहा का चेहरा शर्मिंदगी से और ज्यादा लाल हो गया। नेहा ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, वैसे अगर तुम इतने ही होशियार हो तो अपनी गाड़ी का दरवाजा बंद रखना सीख लो, ताकि किसी का दुपट्टा उसमें फंसे ही ना। इस पर आरव मुस्कुराया और जवाब दिया, और अगर तुम अपना दुपट्टा संभालना सीख लो तो शायद किसी का दिल भी उसमें ना फंसे। ये सुनकर नेहा ने उसे गुस्से से घूरा, मगर अनजाने में ही उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। इसके तुरंत बाद आरव वहां से चला गया। जब नेहा ने बाद में पैसे गिने तो वह हैरान रह गई। वह 5,000 से काफी ज्यादा थे। वह आरव के पीछे भागी, लेकिन अब वह हॉल में कहीं दिखाई नहीं दिया। नेहा अपने घर चली गई, मगर कुछ ही दिनों के बाद वह रिया के घर आई। इधर उधर की बातें करने के बाद वह धीरे से रिया के पास आई और पैसे उसके हाथ में रख दिए। नेहा ने बेरुखी से कहा, अर्जुन भाई से कहना कि वह अपने दोस्त आरव को यह पैसे वापस कर दे। रिया ने हैरानी से उन पैसों को देखा और फिर नेहा से उनके बारे में पूछने लगी। नेहा ने उसे पूरी कहानी बता दी और फिर कहने लगी, मुझे समझ नहीं आया कि अर्जुन भाई का वह दोस्त मुझे कंगाल या गरीब समझता है जो मुझे इतने ज्यादा पैसे देकर चला गया। वह शायद खुद को बहुत दयालु और अमीर समझता होगा। रिया ने पैसे पकड़ते हुए नेहा की बातों पर ध्यान दिया, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? तुम्हें क्यों लगता है कि आरव इतना अमीर है? उसने आगे कहा, वह अर्जुन का दोस्त है, लेकिन वह खुद को कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं समझता। हाँ, वो एक ठीक ठाक बिजनेसमैन जरूर है। नेहा की आंखों में एक चमक आई और उसने पूछा, इसे क्या समझा जाए? वह तो एक बदतमीज और घमंडी इंसान लगता है। रिया ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन फिर भी जब वो बात करता है तो कुछ तो खास हो ही जाता है। या तुम यूं समझो कि जब किसी के पास पैसा आ जाता है तो लोगों में थोड़ा बहुत एटीट्यूड आ ही जाता है। रिया ने नेहा को चिढ़ाते हुए ये बात कही। नेहा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और दोबारा जोर देकर कहा, फिर भी तुम यह पैसे उसे वापस कर देना, वरना वो लोग कहेंगे कि मैं उनके पैसों की भूखी थी। दूसरी तरफ जब आरव को अर्जुन के हाथ से उसकी पूरी रकम वापस मिली तो वह हैरान हुआ। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, एक दुपट्टे की कीमत इतनी तो नहीं होती। आरव ने मुस्कुराते हुए नजरें चुराई। तुम ये पैसे नेहा को वापस कर दो और उसे कहना कि अगर हिसाब किताब करना है तो वह सीधे मुझसे करे। मेरा फोन नंबर भी दे देना उसे। आरव का दिमाग में तुरंत एक शरारती ख्याल आया। वह जानता था कि नेहा जितनी अभिमानी और आत्मसम्मान वाली लड़की है, उसके साथ जान पहचान बढ़ाने में एक अलग ही मजा आएगा। अर्जुन ने जासूसी नजरों से उससे देखा और कहा, मुझे ये क्यों लग रहा है कि तुम उस लड़की में दिलचस्पी ले रहे हो? वो मुस्कुराया और बोला, हाँ, हो सकता है। खैर, तुम यह पैसे उसे वापस कर देना और मेरा नंबर भी देना। अर्जुन ने वह पैसे और आरव का नंबर रिया को दे दिया। जब ये बात नेहा को पता चली तो वह गुस्से में कहने लगी, मेरी तरफ से वह भाड़ में जाए, मैं उससे बात नहीं करना चाहती। रिया ने पूछा, और इन पैसों का मैं क्या करूं? नेहा ने बेपरवाही से कहा, तुम रख लो। 2-3 दिन इंतजार करने के बावजूद जब आरव को नेहा का फोन नहीं आया तो उसने रिया से नेहा का नंबर लिया और उसे खुद कॉल किया। फोन उसी ने उठाया। पूरी तरह बेपरवाह होकर वह बोली, जी कौन? आरव ने अपने ही अंदाज में कहा था कि मैं आपका कर्जदार। नेहा ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, भाट, आप हैं कौन? अरे वह जिनका दुपट्टा मेरी खटारा गाड़ी में आकर फट गया था। याद आया मिस? नेहा याद आया मिस आरव की इस बात पर वह चिढ़ गई। वह कहने लगी, मैं आपके सारे पैसे आपको वापस कर चुकी हूँ। अब मेरा और आपका सारा हिसाब हो चुका है। नेहा ने तंग आकर जवाब दिया, ऐसे कैसे हिसाब हो गया? अभी हिसाब हुआ कहाँ है? देखिए, आप सीधे मुझसे बात कीजिए। ये लुका-छुपी मुझे पसंद नहीं है मिस। दिलरुबा आरव ने अपनी आवाज में एक चमक डाली, जैसे वो नेहा का ध्यान खींचने की पूरी कोशिश कर रहा हो। देखिए मिस्टर ABCD, जो भी है आप, मेरा नाम नेहा है, दिलरुबा नहीं। और दूसरी बात, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। नेहा ने कड़वे लहजे में कहा, पहली बात मिस दिलरुबा कि मेरा नाम मिस्टर ABC नहीं है, आरव मेहरा। और दूसरी बात, मुझे आपकी दिलरुबा कहना अच्छा लगता है। तीसरी बात,
मैं आपका एहसान क्यों लूँ? मैं कोई कंगाल थोड़ी हूँ कि एक दुपट्टे की कीमत ना दे सकूँ। मैं उधार नहीं रखता किसी का। इसीलिए जब तक आप मुझसे अपने दुपट्टे के पैसे नहीं लेंगी, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूँगा। आरव की अड़ियल बात पर वह झुंझुला गई थी। अजीब इंसान है। मैंने आपसे कह तो दिया कि नहीं चाहिए पैसे। नहीं, लेकिन मैं तो दूँगा। मैं क्यों उधार रखूँ? वह ज़िद पर अड़ा था। अच्छा ऐसा करिए, इस नंबर पर मेरा यूपीआई अकाउंट है। आप इसमें बस 2000 रुपए डाल दीजिए। नेहा ने जान छुड़ानी चाहिए। अरे ऐसे कैसे 2000 डाल दूँ? आपका इतना कीमती सूट था, पूरे 20,000 का। और फिर उसका इतना कीमती दुपट्टा तो बेचारा मेरी गाड़ी में आकर फट गया। जुर्माना तो ज़्यादा होना चाहिए। इतने बड़े हिसाब-किताब ऐसे थोड़ी हो जाते हैं। उनके लिए मिलना पड़ता है। मिस दिलरुबा जी, लीला प्लीज़ होटल का रेस्टोरेंट कैसा रहेगा? वहाँ मिलते हैं। आरव ने मुंबई के सबसे महंगे होटल का नाम लिया था, जिसे सुनकर नेहा की आंखें सचमुच चौंक गईं। देखो मिस्टर, मुझसे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। लड़कियों से दोस्ती बढ़ाने का ये बहुत ही पुराना तरीका है। नेहा ने बचाव वाले अंदाज में कहा। तो फिर मिस दिलरुबा नया तरीका कौन सा है? बताइए ना प्लीज। आरव को उससे बात करके बहुत मजा आ रहा था क्योंकि वह आम लड़कियों से बहुत अलग थी। मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं। आगे से अगर आपने मुझे फोन करने की कोशिश की तो मैं आपका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगी। समझे आप? ये कहकर नेहा ने तुरंत फोन काट दिया। फोन बंद होते ही आरव हंसने लगा। तुम मुझे ब्लॉक लिस्ट में डालोगी तो फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। तुम कभी भी मुझे ब्लॉक लिस्ट में नहीं डाल सकती। सबसे पहले आरव ने अर्जुन से बात की कि वह नेहा को पसंद करता है और उसके घर शादी का रिश्ता भेजना चाहता है। रिया और अर्जुन दोनों उस समय चाय पी रहे थे। ये सुनते ही रिया थोड़ी उलझन में पड़ गई। वह कहने लगी, आरव भाई, वो एक मिडिल क्लास लड़की है। आरव ने पूछा, तो क्या हुआ? तो यह हुआ कि आप और उसकी क्लास में बहुत फर्क है। और दूसरी बात, उसके पापा कुछ धार्मिक स्वभाव के हैं। उन्होंने अपने बच्चों को ज्यादा खुली आजादी नहीं दी है। मुझे नहीं लगता कि नेहा आपके घर में तालमेल बिठा पाएगी और शायद उसके पापा कभी भी आपका रिश्ता मंजूर ना करें। आरव ने तिरछी नजर से रिया को देखा। मैं समझा नहीं, मेरा रिश्ता कौन मना कर सकता है? मुंबई के टॉप बिजनेसमैन में मेरा नाम आता है और दिखने में भी मैं काफी हैंडसम हूँ। जिस लड़की के घर मैं रिश्ता भेजूंगा वह तो खुद को खुशनसीब समझेगी। ये तुम्हारी मिस नेहा ऐसी कौन सी अनोखी लड़की है जिसके घर मैं रिश्ता भेजूं और वह इनकार कर दे? आरव को खुद पर कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास था। देखिए, मैं आपकी बुराई नहीं कर रही, लेकिन आपकी हैसियत में आप जहां भी अपना रिश्ता भेजेंगे वह जरूर मंजूर हो जाएगा। लेकिन बात नेहा के परिवार की है। वे लोग धर्म को बहुत महत्व देते हैं। उसकी दोनों बड़ी बहनों की शादी धार्मिक विद्वानों से हुई है। वो मेरी शादी में भी सिर ढककर कोमल के घर आई थी और कोमल के कहने पर ही उसने सर से दुपट्टा उतारा था। मैंने उससे कहा था कि जैसे बाकी सहेलियां आ रही हैं वैसे ही तुम भी आओगी। यहाँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए प्लीज मेरी शादी पर पर्दा मत करना। बड़ी मुश्किल से उसने मेरी बात मानी थी। इसलिए उसके पापा नेहा के लिए भी ऐसे ही लड़के को पसंद करेंगे जो कुछ धार्मिक स्वभाव का हो। आरव ने खाली कप सामने टेबल पर रखते हुए एक गहरी सांस ली। अच्छा तो ये बात है, तो कोई बात नहीं, ये भी कर लेते हैं। आरव के लिए शायद यह सब सिर्फ एक रोमांचक चुनौती जैसा था, लेकिन आरव को यह पता नहीं था कि यह चाहत उसे कितनी महंगी पड़ने वाली है। जब उसने अपने घर वालों से नेहा के बारे में बात की तो सबसे पहले उसके पापा ने मना कर दिया। वो गुस्से में बोले, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे होकर तुम एक साधारण सी लड़की से शादी करना चाहते हो? मैंने तुम पर कितना पैसा खर्च किया है, तुम्हें बेस्ट एजुकेशन दिलवाई है, अमेरिका और लंदन की डिग्रियां दिलवाई हैं। और अब जब मैंने अपनी इज्जत इतनी बढ़िया बना ली है कि लोग मुझसे रिश्ता जोड़ने को बेताब हैं, तो तुम एक मामूली लड़की से शादी करने की बात कर रहे हो? तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैं बहू वहीं लाऊंगा जो किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो।
और हमारी बराबरी की हो। दूसरा ऐतराज उसकी माँ को हुआ। उन्होंने साफ कह दिया कि वह किसी भी साधारण लड़की को अपनी बहू किसी भी कीमत पर नहीं बनाएगी जो उनके सामाजिक दायरे में एडजस्ट ना कर सके। लेकिन आरव भी अपनी जिद का पक्का था। वह कहने लगा, शादी इसी लड़की से करूंगा और हर कीमत पर करूंगा। उसके पेरेंट्स ने अंतिम फैसला सुनाया। मैं और तुम्हारी माँ कभी भी रिश्ता लेकर नहीं जाएंगे। ये कहकर दोनों उठकर अपने कमरे से चले गए। आरव ने जब ये बात अर्जुन को बताई तो वह कहने लगा, मैं तो पहले ही जानता था कि तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे, इसीलिए उस लड़की को भूल जाओ। आरव ने उसकी बात को झुठलाते हुए कहा, मैं तुमसे सलाह इसीलिए नहीं मांगी कि तुम मुझे उसे भूल जाने की सलाह दो। देखो, नेहा के घर वालों को एक नेक लड़का पसंद है, तो ठीक है, मैं किराए के मम्मी पापा को ले लेता हूँ और एक छोटा सा घर ले लेता हूँ और फिर ये रिश्ते की बात तुम करवाओगे। अर्जुन तो ये सुनकर हैरान रह गया। वो बोला, आरव, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। दोस्त होने का कोई ना कोई फायदा तो होना चाहिए। देखो, तुम मना नहीं करोगे, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। अर्जुन ने पूछा, झूठ बोलकर उसे कैसे हासिल कर सकते हो? झूठ कभी तो सामने आएगा। जब सच सामने आएगा तब क्या करोगे? आरव ने लापरवाही से कहा, तब का तब देखा जाएगा, फिलहाल तुम मेरी मदद करो। अर्जुन ने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी, लेकिन रिया और ज्यादा परेशान हो गई थी। आरव ने एक साधारण इलाके में एक घर खरीदा और फिर पैसे देकर अपने किराए के पेरेंट्स भी खरीद लिए। अब उसने अर्जुन से कहा कि वह नेहा के घर जाकर उसके पापा के सामने उसकी बात करे। रिया और अर्जुन नेहा के घर मिलने के लिए गए थे। नेहा ने चाय नाश्ते का अच्छा खासा इंतजाम किया था। नेहा के पापा अर्जुन को ड्राइंग रूम में अलग बिठाकर बातें करने लगे, जबकि रिया नेहा के कमरे में थी और काफी घबराई हुई लग रही थी। नेहा की वही पुरानी बातें थीं, कभी सहेलियों के किस्से तो कभी अपने परिवार की कहानियां। मौका देखकर अर्जुन ने नेहा के पापा से बात शुरू की कि उसका एक दोस्त है आरव, वह अच्छा और शरीफ है। उसके घर वाले भी धार्मिक हैं और नेहा उसके साथ बहुत खुश रहेगी। ये कहते हुए अर्जुन के माथे पर पसीना आ रहा था, क्योंकि वह पूरी तरह झूठ बोल रहा था। नेहा के पापा ने पहले तो कुछ देर सोचा और फिर हाँ कर दी। अर्जुन ने जब यह खबर आरव को बताई तो वह बहुत खुश हुआ। जिस दिन नेहा के लिए रिश्ता भेजना था, आरव ने अपने किराए के पेरेंट्स को साफ सुथरे कपड़े पहनाकर नेहा के घर भेजा था। नकली बाप ने हाथ में माला भी पकड़ रखी थी और नकली माँ सर ढक कर गई थी। उन्होंने आरव की बहुत तारीफ की। अगले दिन नेहा के पेरेंट्स आरव को देखने के लिए गए। वह साधारण से कपड़ों में था, सर पर टोपी थी और उसने हल्की हल्की दाढ़ी रखी हुई थी। पहली नजर में वह ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच शरीफ और धार्मिक किस्म का लड़का है। दोनों का रिश्ता तय हो चुका था। उस दिन आरव की खुशी का ठिकाना नहीं था। ये तो उसने सोचा नहीं कि जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या होगा। वह इस बात से इतना खुश था कि बस जल्द से जल्द नेहा को पा लेगा। लेकिन जब उसके किराए के पेरेंट्स ने शादी की बात की तो नेहा के पापा ने कहा कि वह अभी 1 साल तक शादी नहीं करेंगे, बल्कि 1 साल तक उस रिश्ते को परखेंगे। ये सुनकर आरव के किराए की माँ ने कहा कि ऐसा कीजिए, आप दोनों की शादी कर दें, क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ। अगर आपको विदाई अपनी मर्जी से करनी है तो मैं कम से कम अपने बेटे की शादी तो अपनी आंखों के सामने देख सकती हूँ। ये कहते ही उन्होंने आंसू भी बहाए। फिर नकली पापा ने भी कहा कि मेरी बीवी को कैंसर की बीमारी है, उसकी यही ख्वाहिश है कि बेटे की शादी जल्द से जल्द वह देख लें। नेहा के पापा भी कुछ इमोशनल हो गए थे, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। अगले हफ्ते ही उनकी शादी हो गई थी। वह इतना खुश था जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। लेकिन अर्जुन बहुत परेशान था। उसे यही डर था कि सच्चाई सामने आने पर न जाने कौन सी आफत आ जाएगी। नेहा ने अभी तक आरव को नहीं देखा था और उसका नाम भी नहीं जानती थी। उसे शुरू से यही पता था कि शादी वहीं होगी जहां उसके पापा चाहेंगे, इसीलिए शादी हो चुकी थी। आरव का दिल अब बेचैन होने लगा था। उसका मन करता था कि नेहा से फोन पर लंबी लंबी बातें करें और उसे मोहब्बत का इजहार करें। उसे रात भर नींद नहीं आती थी और दिल को चैन नहीं था।
उसने उसी नंबर से दोबारा नेहा को फ़ोन किया जिससे उसने पहले बात की थी। उसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। नेहा शायद वह नंबर भूल चुकी थी। उसने उसी लापरवाही से फ़ोन उठाया। जी, कौन-कौन बोल रहा है? जब उसने 2-3 बार हेलो, हेलो कहने पर भी सामने से कोई जवाब नहीं सुना तो उसने थोड़ा चिढ़कर कहा, मैं बोल रहा हूँ, जो आपका सब कुछ हूँ। नेहा कुछ घबरा गई थी। मैं समझी नहीं कौन है आप? वह कौन है जो आपका सब कुछ है? आप मुझे बताइए, आरव ने पूछा। नेहा ने टालते हुए कहा, कोई भी नहीं। वह कौन है जिसका नाम और जिगर आजकल आपके दिल को धड़का रहा है? ये सुनकर नेहा थोड़ी उलझन में पड़ गई। उसने कहा, ऐसा तो कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ जिसका नाम और जिगर नेहा का दिल धड़का दे। ना तो उसने आरव को देखा था और ना ही शादी को लेकर उसके दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश थी। वह कुछ बेपरवाह टाइप की लड़की थी। आरव ने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वह कहने लगी कि देखिए, लड़कियों को परेशान करने के लिए ये सारे तरीके बहुत पुराने हैं। आगे से मुझे फोन मत कीजिएगा। आरव ने कहा कि मैं आरव बात कर रहा हूँ, आपका पति। ये सुनकर नेहा के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा था। पहली बार उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे फोन भी कर सकता है। वह ये भूल चुकी थी कि इस नंबर से पहले भी उसकी बात आरव से हो चुकी है, क्योंकि इस बात को 2-3 महीने गुजर चुके थे। उसे लगा कि शायद पहली बार इस नंबर से कॉल आई है। पहली बार वह झिझकी थी और पूछने लगी, आप। वो कहने लगा कि जी हाँ, मैं क्या, आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैंने आपको फोन किया? बस ऐसे ही कुछ देर बात करना चाहता था। मेरे ख्याल से अब हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता कायम हो चुका है। आप मेरी मंगेतर नहीं, मेरी बीवी हैं। हमारे बीच एक बहुत मजबूत रिश्ता है और वह रिश्ता मुझे इतनी परमिशन तो देता है कि मैं अपनी बीवी की आवाज़ सुन सकूं और उससे बात कर सकूं। पहली बार नेहा के हाथों में पसीना आया था और पहली बार उसे कुछ अलग महसूस हुआ था। उसने तुरंत अपना कमरा बंद किया। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, आपको पापा ने बताया नहीं? आरव ने पूछा, क्या नहीं बताया? उसने कहा कि मेरे पापा इन बातों को पसंद नहीं करते। आरव ने कहा, उन्हें बताएगा कौन? मैं तो नहीं बताऊंगा। क्या आप बताएंगी नेहा? ये तो मेरे साथ बहुत बड़ी जायती हो गई। एक तो आपके पापा ने 1 साल का कहकर मुझे एक कड़े इम्तिहान में डाल दिया और उस पर आप भी मुझ पर ऐसी पाबंदी लगाएंगी तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा रिश्ता मुझे बार बार तंग करता है और मैं तो सिर्फ आपकी आवाज सुनना और आपसे बात करना चाहता हूँ। प्लीज आप मना मत कीजिएगा। नेहा ने पहले तो झट से फोन बंद कर दिया। फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखकर जोर जोर से धड़कने वाले दिल को थोड़ा शांत करने की कोशिश की। लेकिन अब इस नंबर से उसे अक्सर फोन आने लगा था। कभी कभी वह मना करती तो कभी कभी कुछ देर बाद कर भी लेती थी, मगर वह परेशान रहती थी। धीरे धीरे उसे आरव की बातों में दिलचस्पी होने लगी। आखिरकार उसे यह भी पता था कि वह उसका पति है और आरव उससे अब तक पूरी शराफत में ही बातें कर रहा था। तकरीबन 3 महीने गुजर चुके थे। इन 3 महीनों में यह हुआ था कि नेहा के दिल में आरव के लिए मोहब्बत बढ़ चुकी थी। एक बार आरव ने पूछा कि क्या तुमने मुझे देखा है? उसने कहा कि नहीं, मैंने तो आपको नहीं देखा और देखना जरूरी भी नहीं समझती। पापा ने देखा है ना? आरव ने कहा कि अगर मैं आपको देखने में अच्छा नहीं लगा तो क्या करेंगे? उसने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमें पता होता है कि हमारे पेरेंट्स जिससे भी हमारा रिश्ता तय करेंगे हम उसे पसंद कर लेंगे। और फिर आपने खुद तो कहा, शादी के रिश्ते में बहुत ताकत होती है। आरव ने पूछा, अगर मैं देखने में मोटा काला या भद्दे नए नक्श का हुआ? तो इस पर नेहा हंसने लगी। वो कहने लगी, अगर मेरे पापा को मेरे लिए ऐसा ही लड़का अच्छा लगा तो यकीनन आप में कोई ना कोई खास बात भी जरूर होगी। वह नेहा की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था। आज तक उसने ऐसी लड़की नहीं देखी थी जो अपनी कोई भी पसंद ना रखती हो। आरव ने कहा कि क्या अब भी आपका दिल नहीं चाहता? मैं पिछले 3 महीने से आपसे बातें कर रहा हूँ। क्या एक बार भी दिल नहीं चाहता कि मुझे देखें? इस बात पर वह घबरा गई थी। हाँ, यह ख्वाहिश उसके दिल में आने लगी थी कि एक बार आरव को देखें कि वह कैसा है। मैं तो ऐसा नहीं सोचती, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर तस्वीर भेज सकते हैं।
आरव ने अपनी कुछ तस्वीरों को एडिट करके भेजा था जिसमें नकली दाढ़ी थी। रंगत कुछ सांवली सी लग रही थी और उसने नैन नक्श भी थोड़े बदल दिए थे। ये बिल्कुल अलग दिखने वाली तस्वीरें नेहा को मिली थीं, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा क्योंकि वह बहुत ही धीमी आवाज में बात करता था और इन 3 महीनों में उसने कोई भी फालतू बात नहीं की थी। फिर उसने पूछना चाहा कि मैं आपको कैसा लगा? बताइए ना प्लीज नेहा। नेहा शर्मा रही थी अपने मुंह से ये कहते हुए कि आप मुझे अच्छे लगते हैं। उसने बस एक दिल हार्ट इमोजी बनाकर उसे भेज दिया और आरव इतना खुश था कि वह बयान नहीं कर सकता था। उसने कहा कि बहुत शुक्रिया। मैं बहुत परेशान था कि पता नहीं मैं आपको अच्छा लगूंगा कि नहीं। 4 महीने गुजर गए थे। आरव जब भी नेहा के पापा से मिलता तो नकली दाढ़ी लगा लेता, सर पर टोपी पहन लेता, कुर्ता पजामा पहनता और हाथ में माला पकड़ लेता। ये जरूर हुआ था कि अब वह पाठ पूजा कर लेता था, लेकिन पाबंदी से नहीं करता था। मगर बाकी सब कुछ झूठ पर आधारित था। उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि जब सच सामने आएगा तो नेहा पर क्या गुजरेगी या उसके पिताजी उसके साथ क्या सलूक करेंगे। उसे लग रहा था कि शादी हो गई है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, उसे इस बात का यकीन था कि नेहा उससे प्यार करने लगी है। इसलिए अगर उसके पापा को थोड़ा बहुत गिला शिकवा हुआ तो नेहा उसका साथ देगी। लेकिन वह ये भूल गया था कि नेहा पापा से सबसे ज्यादा प्यार करती है। अपने पापा की खातिर वह आरव को सीधा जवाब दे देगी। आरव की एक बहुत जरूरी मीटिंग थी और उसे वो मीटिंग अटेंड करने के लिए एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाना था। उसके कामकाज का तरीका कुछ ऐसा था कि वहां पर औरतें भी पेंट सूट पहनकर आती थीं और उसे बेझिझक अंदाज से उनसे मिलना पड़ता था। इस बार भी उसने यही किया था। वहां आने वाली औरतों के पहनावे कुछ बोल्ड थे क्योंकि वे विदेशी क्लाइंट्स थे। इसलिए उन्होंने शर्ट्स या स्कर्ट्स पहने रखी थी। जैसे ही वह पास आई, आरव को खड़े होकर उनसे बात करनी पड़ी और इन औरतों ने बेझिझक अंदाज में उसके गाल पर किस भी किया। उनके लिए यह सब एक आम सी बात थी। आरव ने उन्हें बैठने का इशारा किया। वह मीटिंग करता रहा, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई नजर उस पर टिकी हुई है। लेकिन इस वक्त उसके लिए वह मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके पापा भी वहीं मौजूद थे। हर बार की तरह यह मीटिंग भी सफल रही थी। लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म करने के बाद वह पलटा तो कुछ दूरी पर उसे नेहा के पापा नजर आए, जो गुस्से में उसे घूर रहे थे। वह तो बुरी तरह से घबरा गया था क्योंकि उन्होंने उसे पहचान लिया था। वह उसके पास आए और बोले, झूठे धोखेबाज इंसान। ये कहकर उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ आरव के मुंह पर मारा। आरव के पापा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया क्योंकि सबके सामने उनके बेटे की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। वह हैरान इसलिए थे कि आरव भी चुप था और नजरें यूं झुकाए खड़ा था जैसे वह कसूरवार हो। फिलहाल आरव के पापा ने नेहा के पापा का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगे, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को थप्पड़ मारने की। लेकिन नेहा के पापा भी बहुत गुस्से में थे। वह बोले कि मेरा बस चले तो मैं इसका गला दबा दूं। ये एक धोखेबाज इंसान है। इसने मुझे ईमानदारी का धोखा दिया है, भगवान के नाम का धोखा दिया है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वह पूरी तरह से भड़के हुए थे। आरव के पापा नासमझी में कभी आरव को देख रहे थे तो कभी नेहा के पापा को। कई गार्ड वहां आ गए, इसलिए नेहा के पापा को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन वह चिल्ला रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। जैसे ही नेहा के पापा बाहर गए, आरव के पापा कहने लगे कि ये कौन है? ये सबके सामने तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर रहा था और यहाँ तक कि तुम्हें थप्पड़ मारा और तुम कुछ बोले भी नहीं। कौन सा धोखा दिया है तुमने इस आदमी को? आरव ने कहा, मैंने इनकी बेटी से शादी की है। वह भी आपकी तरह जिद्दी थे। कहते थे कि किसी अमीर बाप के बेटे को अपनी बेटी नहीं दे सकते। इसलिए मुझे नाटक करना पड़ा, एक साधारण लड़का बनना पड़ा ताकि उन्हें अपनी बेटी का रिश्ता देने में कोई ऐतराज ना हो। ये सुनकर दूसरा थप्पड़ आरव के मुंह पर उसके पापा ने मारा। वे कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक गरीब मिडिल क्लास लड़की से शादी करने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना। आरव ने कहा, शादी मुझे
उसी से करनी थी जो मुझे पसंद है और वह मैं कर चुका हूँ। ना तो आप मुझे रोक सकते हैं और ना उसका बाप। अब आपका जो दिल चाहता है आप कर सकते हैं और उनका जो दिल चाहता है वह कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में मैं अपनी बीवी को विदा करवा कर ले आऊँगा। वह भी बेहद गुस्से में था। वह उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा और सीधा घर आ गया। दूसरी ओर नेहा के पापा बहुत गुस्से में घर में दाखिल हुए और आते ही आरव को बुरा भला कहने लगे। पहली बार उन्होंने इतने गुस्से में गालियां दी थी। आरव को बुरा भला कहते सुनकर नेहा के कान खड़े हुए। वह भी कमरे से बाहर आ गई। उसकी मां परेशानी में पूछने लगी कि आपको हुआ क्या है। उन्होंने कहा कि वह कमीना बेशर्म इंसान, उसने धोखे से मेरी बेटी के साथ शादी की है। वह कोई नेक शरीफ इंसान नहीं है बल्कि बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। ईमानदारी तो उनके पास से छूकर भी नहीं गई। वह लड़कियों के गले मिल रहा था। आज ये आदमी मेरे हाथों से मर जाता। अगर वे गार्ड बीच में ना आ जाते तो मैं कभी भी अपनी बेटी को उस कमीने के साथ विदा नहीं करूंगा। नेहा ने अपने पापा को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था और वह सोच भी नहीं सकती थी कि आरव उसे इतना बड़ा धोखा दे सकता है। आखिर कौन था ये लड़का जो अच्छाई का ढोंग कर उससे शादी कर चुका था। रोज उससे फोन पर बातें करता था और यही दिखाता था कि जैसे वह नेक इंसान है। लेकिन वह कोई और था, किसी बिजनेसमैन का बेटा। मैं तो ऐसे किसी लड़के को नहीं जानती। उसके जहन से आरव से हुई पहली मुलाकात बिल्कुल मिट चुकी थी। जब उसने अपने पापा के मुंह से यह सुना तो वह किसी भी कीमत पर नेहा को उस लड़के से आजाद करवाएंगे, उसे तलाक दिलवाएंगे और कभी भी उसकी विदाई उस आरव से नहीं करवाएंगे। तो उसका दिल धड़कना भूल गया था। अब तो वह उससे प्यार करने लगी थी। अब जबकि सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। पता नहीं क्यों, लेकिन पहली बार नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। आरव की एक एक बात उसके कानों में गूंजने लगी थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इतना बड़ा धोखा वह उसे क्यों दे रहा था और क्यों दिया था। वह अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। तभी उसके फोन पर आरव का नंबर जगमगाने लगा। उसने दरवाजा बंद किया और फोन उठाया। आरव ने कहा कि नेहा, अभी यहीं तक उसने कहा था जब नेहा ने रूधे स्वर में कहा कि अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ, अच्छा नहीं किया, आपने धोखा दिया है। आरव ने झट से कहा कि मैं वही हूं जिसकी गाड़ी में पहली बार तुम्हारा दुपट्टा अटक कर फट गया था। मैं बिजनेसमैन का बेटा हूं ना, मेरा इतना बड़ा कसूर नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, प्लीज मेरा साथ दो। उसका चेहरा अब नेहा की आंखों के सामने आ चुका था। कितने बड़े झूठे इंसान हो तुम। तुमने मुझे पाने के लिए झूठ का सहारा लिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम्हारी यह गलत फहमी भी दूर करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं अपने बाप का साथ दूंगी। वह तुमसे तलाक दिलवा कर ही रहेंगे। नेहा की जिद और तलाक की बात सुनकर आरव को बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें पाने के लिए मैंने इतने झूठ बोले, इतने नाटक किए, इसीलिए नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम मेरी बीवी हो और मरते दम तक मेरी बीवी ही रहोगी। मैं तुम्हें किसी भी सूरत में तलाक नहीं दूंगा। नेहा ने दृढ़ता से कहा कि मैं पापा का साथ दूंगी। मुझसे कोई भी अच्छी उम्मीद मत रखिएगा। वह बार बार नेहा को पुकारता रह गया, लेकिन नेहा ने फोन बंद करके मोबाइल को बंद कर दिया, बल्कि उसका नंबर भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। आरव के होश उस वक्त उड़े जब उसके घर पर तलाक का नोटिस आया था। एक तरफ वह नोटिस देखकर परेशान था तो दूसरी तरफ अपने पेरेंट्स की रोज की बहस सुनकर जो कह रहे थे कि वह किसी भी सूरत में उस लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएंगे। वह वकील के पास गया और कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहता। क्या इस सूरत में भी अदालत तलाक दिलवा सकती है? वकील ने कहा कि जी हाँ, अगर वह यह कह दे कि मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती तो ऐसा मुमकिन है। वह उससे पूछने लगा कि तलाक किस सूरत में नहीं हो सकता। वकील ने कहा ऐसा मुमकिन है, अगर तुम्हारी बीवी गर्भवती हो जाए तो वह बात बच्चे के जन्म तक रुक सकती है। वह भी मैं बहुत कोशिश करूंगा और मेरे ख्याल से जब कोई औरत मां बनती है तो तलाक बहुत सोच समझ कर ही लेती है।
क्योंकि सबसे पहले वो अपने बच्चे के बारे में सोचती है और उसके भविष्य के बारे में सोचती है। पहली पेशी 1 हफ्ते के बाद थी। आरव को जो भी कुछ करना था उसे 1 हफ्ते के अंदर-अंदर करना था। पहले उसने शांति से बात करने की कोशिश की। वह नेहा के घर आया, लेकिन उसके पापा धक्के मारकर उसे निकाल दिया। वो बार-बार कहता रहा कि मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। मैं उसे बहुत चाहता हूँ। मैं उसे पूरी इज्जत दूंगा। आप जैसा चाहते हैं, मैं वैसा बन जाऊंगा। लेकिन नेहा के पापा को तो जैसे उससे बैर हो गया था। वह कहने लगे कि चले जाओ यहाँ से। मैं अपनी बेटी को कुएं में फेंक दूंगा। उसका गला दबाकर जान से मार डालूंगा। लेकिन तुम्हारे साथ विदा कभी नहीं करूंगा। आरव के पास बस एक ही तरीका बचा था। वह रात के अंधेरे में उनके घर में दाखिल हुआ। जब सब सो रहे थे, धीरे से वह ढूंढता हुआ नेहा के कमरे में पहुंच गया, जहां वह बेखबर सो रही थी। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और फिर अपनी शर्ट उतार कर गुस्से से एक तरफ फेंक दी। वह नेहा के करीब जाकर लेट गया। वह बेखबर सो रही थी। तलाक से बचने का बस एक पक्का तरीका था कि वह उसके साथ रात गुजारे। उसने यह सब करने में 1 मिनट भी नहीं लगाया और नेहा को अपने साथ पूरी तरह से बांध लिया। वो बुरी तरह से हड़बड़ा कर उठी थी और डर गई थी। कौन है? तुम्हारा पति आरव मेहरा। ये सुनकर वह डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन नाकाम रही। नहीं मिसेज, आज तो मिलन की रात है। तुम्हें तलाक चाहिए। ऐसे कैसे जाने मन? मेरे दिल में धड़कने के बाद तुम्हें आजादी तो कभी नहीं मिल सकती। मैंने बड़ी शराफत से तुम्हारे पापा से कहा था कि मेरी बीवी मेरे हवाले कर दे, मगर वह नहीं माने। इसलिए सुहागर रात तो मुझे मजबूरन ससुराल में ही मनानी पड़ेगी। इससे पहले कि नेहा कोई ऐतराज करती, आरव ने उसे मौका नहीं दिया। वह उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। इससे पहले कि वह चीखती चिल्लाती, आरव ने उसके होठों को कैद कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि उसने कितने समय से अपने जज्बातों को बांध कर रखा था, जिसे अब आजादी मिली हो। नेहा के बहते आंसुओं पर भी उसे प्यार आ रहा था। वह उन्हें भी अपने होठों से साफ कर रहा था। उसे हर कीमत पर आज की रात नेहा के वजूद में अपनी निशानी छोड़नी थी, ताकि तलाक में देरी हो सके। इसलिए सुबह होते ही उसने नेहा की जान बख्शी और बाहर चला गया और वह रोए जा रही थी। नहाकर कपड़े बदलकर उसने चादर अलमारी में छुपा दी और दूसरी चादर बिछा दी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें क्या ना करें। अपने पापा से कुछ कहती तो बवाल खड़ा हो जाता, इसीलिए वह चुप ही रही। लेकिन उस दिन उसे तेज बुखार हो गया था। 2 दिन बाद पेशी थी, लेकिन वह तेज बुखार की वजह से नहीं जा पाई और अगली पेशी अब 1 महीने की बात की थी। 10 दिन बाद जाकर नेहा का बुखार उतरा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और उसकी रंगत बिल्कुल पीली पड़ गई थी। उसके साथ क्या हो गया था? वह किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी। उसे इस वक्त आरव के नाम से भी नफरत हो रही थी। उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया। पहले धोखे से शादी की और फिर रात के अंधेरे में छुप-छुप कर जबरदस्ती रिश्ता कायम कर लिया, सिर्फ उसके बाप को हराने के लिए। लेकिन नेहा ने भी मन बना लिया था कि अगली पेशी पर जाएगी और कहेगी कि वह उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन अभी 25 से 26 दिन ही गुजरे थे कि उसका जी मचलने लगा। कुछ भी खाती तो उल्टी हो जाती। अपनी माँ को बताने की बजाय उसने रिया से बात की और उसे यह भी कहा कि वह क्यों उस आरव का रिश्ता लेकर आई। रिया ने कहा कि वह तुमसे प्यार करता था, कहता था कि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल इस वक्त रिया के अलावा वह किसी से बात नहीं कर सकती थी। उसकी हालत सुनकर रिया को कुछ चिंता हुई थी। उसने कहा कि प्लीज तुम मेरे घर आ जाओ। मैं बहाने से तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहती हूँ। मेरे घर में किसी को कुछ नहीं पता कि उस कमीने इंसान ने मेरे साथ क्या किया है। रिया उसके घर आ गई और वह बाजार जाने के बहाने उसके साथ हॉस्पिटल गई। रिया और नेहा की बातें अर्जुन ने सुन ली थी, इसलिए गुस्से में उसने आरव को फोन किया। तुम्हें शर्म नहीं आई? एक लड़की के साथ यह सब करते हुए? हाँ, आरव ने शांत लहजे में कहा कि वह लड़की मेरी बीवी है और अपनी बीवी के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने बड़ी शराफत से उसके बाप को समझाया था कि वह विदाई कर दे, मगर उसका बाप नहीं माना। अगर वह जिद्दी है तो मैं उससे भी ज्यादा जिद्दी हूँ।
मर जाऊंगा लेकिन उसे तलाक नहीं दूंगा। अर्जुन ने गुस्से में सब कुछ बताया था। वह कहने लगा कि तुम्हें पता भी है वह किस हालत में है? तुम्हारी हरकत की वजह से उसे उल्टियां आ रही हैं और वह अपने घर में किसी को कुछ बता भी नहीं सकती। रिया उसे डॉक्टर के पास लेकर गई है। तुम जानते हो कि अगर ऐसी वैसी कोई बात हो गई तो कितने लोग उंगलियां उठाएंगे उस पर? आरव ने कहा कि उसको उल्टी हो रही है। ये सुनकर आरव ने चैन की सांस ली। फिर वह मुस्कुराने लगा। इसका मतलब है कि मैं बाप बनने वाला हूं। बहुत बढ़िया। शुक्र है भगवान का। बस यही फिक्र थी मुझे। वह किस अस्पताल में गई है? अर्जुन ने कहा। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें एक लड़की की इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? आरव ने कहा कि मेरे पास अपनी बीवी को अपने पास लाने का और कोई रास्ता नहीं था। मेरे ससुर ने कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं था। तुम बताओ कि वह किस अस्पताल में गई है? अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा। मत बताओ। मुझे पता है वह रिया भाभी के साथ ही है ना। अर्जुन तो उसे फोन करके पछता रहा था। लेकिन जब आरव हॉस्पिटल में पहुंचा तब तक रिया ने उसे घर छोड़ दिया था। फिर वही हुआ जिस बात का डर था। नेहा प्रेग्नेंट थी और अगले दिन पेशी थी। रो रो कर उसका बुरा हाल था। बार बार उसे आरव पर गुस्सा आ रहा था। आरव उस अस्पताल में जाकर उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर आया। अगले दिन जब पेशी पर वह आई तो उसने कहा कि आरव से मेरी शादी हुई है और मुझे तलाक चाहिए। तो आरव के वकील ने उसके सामने उसकी वह रिपोर्ट रख दी, साथ में डॉक्टर की सलाह की पर्ची भी। जज साहब ने तो अपना चश्मा नाक से ऊपर करके गौर से देखा और फिर कहा, आप तो कह रही हैं कि सिर्फ उससे आपकी शादी हुई है, लेकिन हमारे पास इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और आप उनके बच्चे की मां भी बनने वाली हैं। यह सुनकर नेहा के पापा कहने लगे कि यह रिपोर्ट झूठी है। यह आदमी झूठा है और धोखेबाज है। धोखे से इसने मेरी बेटी से शादी की और अब झूठ बोल रहा है कि मेरी बेटी तो इसे जानती तक नहीं है। उसी वक्त उसका ब्लड सैंपल लिया गया और यह कहा गया कि जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आती अदालत बर्खास्त नहीं होगी। 2 से 3 घंटे के बाद रिपोर्ट आई और वही थी आरव, सच्चा साबित हो गया था। उसके पापा कभी नेहा को देख रहे थे तो कभी आरव को। उन्होंने नेहा से कहा कि यह सब क्या है। नेहा ने हिम्मत जुटाकर बताया कि इस आदमी ने जबरदस्ती मेरे साथ ये सब किया। आरव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि यह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है और अब मैं अपनी बीवी को इस हालात में छोड़ना नहीं चाहता। खुदा के लिए मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, वरना जैसे ही मेरा बच्चा पैदा होगा तो मैं इससे अपना बच्चा ले लूंगा। और यह सुनकर नेहा ने नफरत भरी नजरों से उसे देखा। उसके पापा कहने लगे, पहले यह भरी अदालत में मुझसे माफी मांगेगा, फिर मैं अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में दूंगा। लेकिन नेहा ने साफ इनकार करते हुए कहा, लेकिन मुझे इस आदमी के पास नहीं जाना। नेहा ने कहा कि मैं इसका बच्चा इसे वापस नहीं करूंगी। लेकिन उसके पापा जानते थे कि उनकी बेटी की बात का कोई नहीं सुनेगा। आरव ने एक बहुत बड़ी चाल चली थी। नेहा के पापा ने भरी अदालत के सामने घुटनों के बल बिठाकर हाथ जुड़वाकर आरव से माफी मंगवाई थी और फिर नेहा का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर गए थे। वह अपना हाथ छुड़वा रही थी। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मेरा हाथ छोड़िए। वो बार बार उससे कह रही थी, लेकिन आरव खामोशी से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी तक लेकर आ गया। उसने उसे गाड़ी में बिठाया, दरवाजा बंद किया और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लगा। बहरे हैं आप? आपको सुनाई नहीं देता कि मुझे आपके साथ नहीं रहना? आप इंसान नहीं हैं, जानवर हैं और मैं आपसे नफरत करती हूँ। ये कहते हुए वह अपने आंसू साफ कर रही थी। आरव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही गाड़ी बंगले के अंदर दाखिल हुई, वह नेहा का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लेकर आया तो उसके मम्मी पापा गुस्से में बैठे थे। उन्होंने कहा कि यह लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी। आरव ने दृढ़ता से कहा, अगर ये यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी चला जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे बच्चे की मां बनने वाली है और मैं अपने बच्चे को दर दर की ठोकरें नहीं खिलवा सकता। अगर आपको अपनी बहू को नहीं अपनाना तो फिर समझ लीजिए कि बहू के साथ बेटा भी चला जाएगा और मुझे फर्क नहीं पड़ेगा।
पापा मैं जिस कंपनी में चाहूँगा काम कर सकता हूँ, पैसे भी कमा सकता हूँ, लेकिन आपकी कंपनी डूब जाएगी। फैसला मैं आपके हाथ में छोड़ रहा हूँ। ये कहकर वह नेहा को अपने कमरे में ले गया। दरवाज़ा बंद किया और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया। उसने कहा कि अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी ऐसा क्या अलग किया है मैंने, जो एक पति अपनी बीवी से नहीं करता? तुमसे मोहब्बत की है। तुम्हें पाने के लिए बस थोड़ा-सा झूठ बोला था, थोड़ा-सा धोखा दिया था, लेकिन मेरी मोहब्बत तो सच्ची थी। और ये भी झूठ है कि तुम मुझसे नफ़रत करती हो। 4 महीने हमने बातें की हैं। इन 4 महीनों में मोहब्बत का इज़हार तो तुमने भी किया है। ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से भी हो सकता था। अगर तुम्हारे पापा ज़िद ना करते, मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। नेहा और तुम्हारा बाप तुम्हें तलाक दिलवा देना चाहता था और मैं मर जाता इस बात पर। इस बात पर नेहा का हाथ, अपने हाथ उसके होठों पर जाकर लगा था। उसकी आँखों में अजीब-सी तड़प थी, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया और अपना हाथ उसके होठों से पीछे कर लिया। आरव ने कहा कि अब भी यही कहोगी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तुम करती हो, मैं भी तुमसे करता हूँ। तुम्हें पूरी इज़्ज़त दूँगा जिसके तुम हकदार हो। अपने दिल से सारी नफ़रतें और गिल्ले-शिकवे दूर कर लो। बस ये याद रखो कि तुम मुझे चाहती हो और अब तो वैसे भी हम लोग मम्मी-पापा बनने वाले हैं। अब हमें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। ये कहते हुए उसने नेहा का हाथ पकड़ा था और अपने होठों पर लगाया था। नेहा ने भी कोई ऐतराज़ नहीं किया था। तलाक तो वह भी नहीं चाहती थी, लेकिन अपने बाप को मना नहीं कर सकती थी। आरव का तरीका गलत था, लेकिन नीयत गलत नहीं थी। जब उनके घर बेटा पैदा हुआ, तो उसके पेरेंट्स भी पिछले तमाम रंजिशें भूल चुके थे। वह अपने पोते से बहुत प्यार करते थे। जब वह 1 महीने का हो गया, तब आरव नेहा को, अपने बेटे को नेहा के मायके लेकर गया। अपने नवजात और अपनी बेटी को देखकर उन्होंने भी पिछली बातें भुला दी थी। आरव ने दोबारा उनसे माफी मांगी थी। उनका तरीका गलत था, लेकिन उनकी बेटी को खुश देखकर नेहा के पापा ने दिल से सारी कड़वाहट खत्म कर दी थी और दामाद को भी गले लगा लिया था। आरव ने अपने आप को बदल लिया था। नेहा की मोहब्बत ने उसे बिल्कुल बदल दिया था। अब भी वह उससे उतनी ही मोहब्बत करता था। अगर वह 10 मिनट आरव को नजर नहीं आती, तो वह बेचैन सा हो जाता था। वह कहता था कि बस जब मैं ऑफिस से आऊं तो मेरी आंखों के सामने रहा करो। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, अगली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।